बोले भारत माता की, भारत माता की। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुंडे साहेब अमर रहे। आज मैं गोपीनाथ गढ़ में अगर आया हूं तो केवल भाजपा नेता के नाते नहीं, केवल मुख्यमंत्री के नाते नहीं, वो मेरे आदरणीय बड़े भाई थे, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया हूं। और इस अवसर पर, इस अत्यंत गरिमापूर्ण कार्यक्रम में जहां हमने श्रद्धा के सुमन मुंडे साहब के चरणों में अर्पित किए हैं, वहीं आज कई प्रतिभाओं का जिनने समाज की सेवा की है उनका सम्मान भी किया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी परम श्रद्धे, मैं तो बहन कहूँगा, श्रीमती प्रज्ञा गोपीनाथ मुंडे जी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। हमारी ताई बहुत बड़ी नेता है, यहाँ पता नहीं कितना आप मानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में वो हमारा मार्गदर्शन कर रही है। संगठन कैसा चले और सरकार कैसी चले, उसमें अगर गाइड कर रही हैं तो पंकजा ताई कर रही है। एक बार ताली बजा के पंकजा ताई का स्वागत। हमारी यशस्वी सांसद जो लोकसभा में आपकी आवाज बुलंद करती हैं और आपके सपनों को पूरा करने का काम कर रही है, हमारी, अब मैं रोक नहीं पा रहा हूं, मैं तो बेटी कहूंगा, हमारी बेटी प्रीतम ताई मुंडे जी। और यशा को मैंने इतना कभी देखा नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि यशा भी है और वो एडवोकेट है। मुंडे साहब के नाम को आगे बढ़ा रही है हमारी बेटी यशा श्री जी। आदरणीय सुजय बिखे जी, महादेव जानकर जी, आदरणीय सुरेश जी, राजेश पवार जी, रत्नाकर गुड़े जी, आरटी देशमुख जी, भीमराव धोड़े जी, बाला साहब मुरकुटे जी, मुरकुटे की अब इसमें लिख गया जरा गड़बड़, माफ कीजिएगा मुझे, अक्षय मुद्रा जी, राजेंद्र माइस्के जी। आज जिनको हमने सम्मानित किया है मैं उनका स्वागत करता हूं। पद्मश्री मिलिंद जी कांबले, सब्बीर भाई आप तो अद्भुत है बिल्कुल, एक बार ताली बजा के इनका भी स्वागत करें, गोपालन के काम में लगे हुए हैं। प्रीति जी पाटकर जी जो प्रेरणा बन गई हैं, कविता जी, आदरणीय मंच और इस अवसर पर उपस्थित मेरे सभी बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों। मैं मध्य प्रदेश का मामा हूं तो महाराष्ट्र के बेटा बेटी का भी मामा ही हुआ। और वैसे मेरा महाराष्ट्र से बहुत गहरा रिश्ता है। दो रिश्ते जो मेरे व्यक्तिगत और आत्मीय है। एक, राजनीति में अगर मुझे बहुत बेहतर काम सिखाया तो उनका नाम था स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा मोर्चे के, मैं मध्य प्रदेश का महामंत्री था, फिर अध्यक्ष उन्होंने मुझे बनाया। और दूसरे, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी जैसा लोक नेता मैंने नहीं देखा। तो एक तो मेरा दिल का और आत्मीय रिश्ता इसलिए है, दूसरा मी महाराष्ट्रांचा जवाई आहे। मतलब मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया, मैं तो गोपीनाथ जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया हूं। और पंकजा ताई, बाकी चीजें आती जाती है, ये रिश्ते जब तक सांस चलेगी तब तक रहेंगे। आज मुझे एक बड़ी खुशी है, मैंने बेटियों का पूजन किया।
मध्य प्रदेश में हर एक कार्यक्रम हम बेटियों के पैर धो के और उनका पांव का जो पानी है उसको माथे से लगा के फिर मैं करता हूं। और आज मैं ये सही करता हूं, ये सिद्ध किया है इन 3 बेटियों ने। मुझे पता नहीं, मैं मध्य प्रदेश में कहता हूं कि बेटा माता पिता की जीवन भर सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन बेटी जब तक सांस चलेगी अपने माता पिता को भूल नहीं सकती, उनकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। और बेटी आपने ये गोपीनाथ गढ़ बना के इस बात को सार्थक कर दिया कि बेटों से बढ़ के होती है तो बेटियां होती है। तीनों बेटियों का ताली बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। और गोपीनाथ जी, आप तो बड़े बेदर्द निकले। कितना इंतजार था इस धरती को कि आप केंद्रीय मंत्री बन के आ रहे हो। यह धरती आपका सत्कार करना चाहती थी, जनता आपकी बाह जोड़ रही थी, लेकिन आप अचानक बिना बताए किसी दूसरी दुनिया में चले गए। उस तकलीफ का मैं वर्णन नहीं कर सकता। जब सुना तो मुझे लगा दिन में अंधकार हो गया। 3 जून काला दिन, वो भुलाए नहीं भूलता। मैं परिवार की बात क्या कहूं, आज भी मुझे लगता है कि गोपीनाथ जी मुस्कुराते हुए आएंगे और मुझे पूछेंगे, कहो शिवराज मध्य प्रदेश का क्या हाल है। उनका मुस्कुराता चेहरा कभी भूलता नहीं है, बार बार याद आता है। इतनी जल्दी इतनी दूर चले जाएंगे किसने सोचा था। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अभी तो हम सुनना चाहते थे, अभी तो हम देखना चाहते थे आपको काम करते हुए, विकास करते हुए, सेवा करते हुए। हम कैसे भूलें गोपीनाथ जी। एक छोटे से गांव में आपने जन्म लिया और इस गांव में जन्म लेके, जिस गांव में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग तक नहीं थी, आप पेड़ के नीचे पढ़े, गरीब परिवार में जन्मे, गरीबों के दुख को आपने आंखों से देखा और उसी दुख को दूर करने की प्रेरणा आपको राजनीति में खींच के ले आई। आप जानते होंगे, अरे इंसान तो इंसान, अगर गाय बैल पशुओं को भी जरूरत पड़ी तो उनके शिविर लगा के, वहीं खटिया लगा के, वहीं नहाना, वहीं धोना और उनकी सेवा करने का काम किया तो स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे ने किया। कौन करता है इतना, कोई बताए। अगर गोदावरी की महाभीषण बाढ़ में लोग तबाह और बर्बाद हो गए, सरकार नहीं पहुंची, सरकार की सहायता नहीं पहुंची, उसके पहले गोपीनाथ मुंडे पैदल पैदल या पालकी में भी बैठ के गांव गांव पहुंच गए। धन्य हो गोपीनाथ जी। आपका जीवन संघर्ष, साहस और सेवा का त्रिवेणी संगम था गोपीनाथ जी। ज्ञान, भक्ति और कर्म का संगम मैंने किसी में देखा तो उनका नाम था स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी। अभी मैं गोपीनाथगढ़ गया, मैंने दर्शन किए और वहां लिखा देखा, मी थकनार नहीं, मी रुकनार नहीं, कोना समोर कदी ही झुकनार नहीं। ये गोपीनाथ मुंडे छात्र जीवन में सक्रिय हो गए, आपातकाल का विरोध किया,
बचपन में कह दिया गोपीनाथ जी ने, इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 16 महीने जेल में रहे, विद्यार्थी नेता रहे, और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का जन्म अटल जी के नेतृत्व में हुआ 1980 में, उसी साल युवा मोर्चे के महाराष्ट्र के अध्यक्ष बन गए, और फिर भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष गोपीनाथ पूरे महाराष्ट्र को छान मारा। गांव गांव, हर जिले में, हर कस्बे में। मैं आज गर्व के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का अगर यह संगठन खड़ा है तो दो लोग जिनने देश की राजनीति को भी प्रभावित किया है। एक प्रमोद महाजन जी, जिनके चेहरे पर तेज और वाणी में ओज था। उन जैसा वक्ता मैं अटल जी के बाद प्रमोद जी को सर्वश्रेष्ठ वक्ता मानता हूं। इतना बढ़िया बोलते थे, उन्हें राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया, और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को मास तक और गांव गांव तक, जन जन तक पहुंचाया तो स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी ने पहुंचाया। गांव गांव घूमे, कितना दौरा किया, उनकी लोकप्रियता मैंने देखी है। संघर्ष यात्रा निकाली, नेता प्रतिपक्ष बन गया वो 92-93 में, और नेता प्रतिपक्ष बन के संघर्ष यात्रा के माध्यम से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का जो वातावरण तैयार किया, वो स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी ने किया, और ये उन्हीं का कमाल था कि उसके बाद 93 में वो बने। 95-96 में अगर बीजेपी शिवसेना की युति की सरकार बनी तो सबसे बड़ा अगर कोई कारण था जिनके कारण बनी तो वो थे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी। और सरकार में भी कैसा काम, एक तरफ विकास के काम, जनता के कल्याण के काम, सस्ता भोजन जैसी योजना गोपीनाथ जी लेके आए। गरीब को 2 समय शहरों में भी सस्ता भोजन मिल जाए, ये देश में शुरू किया तो स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी ने शुरू किया। और गुंडों का कहते थे अंडरवर्ल्ड, इतना दबदबा था कि वो तो पकड़ते हैं और छूट जाते हैं, पकड़ते हैं और छूट जाते हैं। गोपीनाथ जी ने पुलिस को कह दिया कि जनता के लिए फूल से ज्यादा कोमल हूं मैं, लेकिन गैंगस्टर, गुंडा, माफियाओं के खिलाफ वज्र से ज्यादा कठोर हूं मैं, छोड़ना मत किसी भी कीमत पर। एनकाउंटर हुए उस समय 95 में, 95, 96, 97 में 70 गैंगस्टर मारे गए। अंडरवर्ल्ड छोड़ के भाग गया मुंबई, पता नहीं चला। ये मुंडे जी का शौर्य था, उसके पहले कोई नकेल नहीं डाल पाया। केंद्र में हो, राज्य में हो, अब देश में तो वो काम करते। पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री बने थे, मनरेगा में कई परिवर्तन का सोच रहे थे, लेकिन वो कुछ करते उसके पहले वो हमें छोड़ के चले गए। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। मुंडे जी ने नया इतिहास बना दिया। वो अपने लिए नहीं जिए, वो गरीबों के लिए जिए, दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा वर्ग, गन्ना तोड़ने वाले भाई बहन। गन्ना तोड़ने वालों के हाथ में उनने हथियार की जगह कलम पकड़ाने का काम किया, और इसी ने उनको प्रेरित किया शुगर फैक्ट्री खोलने के लिए। गरीब की तकदीर बदलने मुंडे साहब आए थे। अरे अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए।
जीता वो है जो गरीबों के लिए जीता है, दूसरों के लिए जीता है, जनता के लिए जीता है। जनता के लिए जिए तो मुंडे साहब जिए। और इसलिए आज केवल महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश श्रद्धा के साथ उनको नमन करता है, उनको स्मरण करता है। गोपीनाथ जी, कितनी दूर चले जाओ, हम तुम्हें भूलेंगे नहीं, तुम्हारी यादों को दिल में बसाए रखेंगे, तुम्हारे कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। और चाहे बेटी पंकजा हो, प्रीतम हो, यशा हो, या कार्यकर्ताओं की ये फौज हो, टीम हो, नेता हो हमारे, ये सब आपके काम को गांव गांव पहुंचाने का काम करेंगे। आपके काम रुकेंगे नहीं, छूटेंगे नहीं, हम आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। और वो गए कहां है? हमारे पीछे ही है। मुझे तो वो पंकजा में भी दिखाई देते हैं, प्रीतम में भी दिखाई देते हैं, ऐसा ही आप कार्यकर्ताओं में दिखाई देते हैं। वो अपने काम के कारण जीवित रहेंगे। और वैसे भी आत्मा आज और हमारे, ये मत भूलना, शरीर क्षणभंगुर है, नासवान है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन गीता कहती है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, ना चेप किले जनतापो ना सोचती मारुदा। इसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। अजर अमर अविनाशी शाश्वत सनातन चिरंतन और सच्चिदानंद यानी सच्चिदानंद, यह है वास्तविक स्वरूप आत्मा का। इसलिए उस रूप में तो आप हमेशा हमारे बीच है। हम आपको देख के काम करते रहेंगे, लेकिन इतनी प्रार्थना जरूर करेंगे गोपीनाथ जी कि हो सके तो फिर लौट के आना। आपका इंतजार रहेगा। मैं फिर एक बार उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। अभी पंकजा जी ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रही थी। मैं गोपीनाथ जी की प्रेरणा से ही कहता हूं, अगर दिल में संकल्प हो, हृदय में तड़प हो, गरीबों को न्याय देने की चाहत हो, ओबीसी का दर्द हो, तो उद्धव ठाकरे जी रास्ता निकल ही जाता है। मध्य प्रदेश में भी आरक्षण खत्म। अचानक हम चुनाव की तैयारी कर रहे थे, अचानक फैसला आया कि ओबीसी के बिना ही चुनाव होंगे। तब विधानसभा का सत्र चल रहा था। मैंने विधानसभा में खड़े रह के कहा था कि चाहे कुछ हो जाए, ओबीसी रिजर्वेशन के चुनाव, ओबीसी रिजर्वेशन के बिना चुनाव नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। कोई हमें सहयोग करे तो उसके साथ, कोई सहयोग ना करे तो उसके बिना, और कोई विरोध करे तो उसके बावजूद ओबीसी आरक्षण की लड़ाई में लड़ूंगा, ये मैंने संकल्प लिया था। हमने कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तथ्यों और तर्कों के साथ पक्ष को रखा, और तब सर्वोच्च न्यायालय में दिसंबर 2021 में फैसला दिया कि ट्रिपल टेस्ट के साथ ओबीसी रिजर्वेशन की बात होगी। आप पहले ट्रिपल टेस्ट के आधार पर, केवल संख्या के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। आप ट्रिपल टेस्ट करो, और उसमें अगर यह दिखेगा कि ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए तो हम विचार करेंगे। और उस समय भी चुनाव ना हो, ओबीसी के बिना मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस की सरकार 2019 में थी, उन्होंने जो वार्डों का डिलिमिटेशन किया था उसको मैंने 20 में बदल के अपने हिसाब से किया था, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत वहां बिगाड़ दिया था। लेकिन मैंने कहा चुनाव नहीं हो, इसलिए मैंने 20 के डिलिमिटेशन को रद्द करवा दिया, और मैंने कहा कांग्रेस के ही रिजर्वेशन पर चुनाव होंगे, तो चुनाव रुक गया। चुनाव होने का सवाल ही नहीं था। फिर से डिलिमिटेशन होगा, वो वो काम राज्य सरकार के हाथ में था। और फिर हमने बनाया ओबीसी आयोग, और ओबीसी आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन और उनकी टीम ने ट्रिपल टेस्ट के हिसाब से
कोर्ट की मंशा के हिसाब से गांव गांव हमारी टीम गई, आयोग के सदस्य गए और पूरे प्रशासन को मैंने लगा दिया इसी काम में कि आंकड़े निकालो, केवल संख्या के आधार पर नहीं। ओबीसी एक आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में जो पिछड़ापन है उसको हमको सिद्ध करना था। अब यहां की सरकार जगी नहीं, मैंने दिन और रात एक कर दिया, 4 महीने चैन की सांस नहीं ली और 4 महीने में आयोग ने अपनी रिपोर्ट बना के दे दी कि ओबीसी की स्थिति यह है। आयोग की रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट आयोग ने मुझे दी और तथ्यों के साथ आयोग ने कहा कि 35% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। अब फिर कोर्ट में मामला कांग्रेस ले गई। एक बार फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में तो डांट लगाई, हमें भी उनके साथ कह दिया कि अब ट्रिपल टेस्ट का हम इंतजार नहीं करेंगे, चुनाव होगा बिना ओबीसी के। मेरा दौरा था अमेरिका का, जर्मनी का, इंग्लैंड का और दावोस मुझे जाना था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलने। मैंने तुरंत विदेश दौरा रद्द किया और संकल्प ले लिया चिड़िया की आंख की तरह केवल ओबीसी को आरक्षण दिला के ही चैन की सांस लेना है। मैं गया दिल्ली, हमारे सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, विधि विशेषज्ञ, जितने बड़े वकील हो सकते थे, ओबीसी का वकील अलग, चुनाव आयोग का वकील अलग, सरकार का वकील अलग, ओबीसी समाज का वकील अलग, जितने बड़े बड़े हो सकते थे सबको खड़ा किया और ऐसे खड़ा नहीं किया। रात भर बैठ के ब्रीफिंग मैंने दी, ब्रीफिंग कि ये तथ्य हमारे पास, देखो ये तथ्य, ये कोर्ट के सामने रखो। कोर्ट में फिर मामला गया तो कोर्ट ने ये कहा कि आपने आयोग की रिपोर्ट तो भेज दी लेकिन बार आरक्षण करके नहीं दिया। मैंने कहा एक दिन का टाइम दो, एक रात में कर दूंगा मैं, सारे तथ्य हमारे पास है। एक रात में महाराष्ट्र के बहनों और भाइयों सुनो तड़फ कैसी होती है। एक रात में, रात भर अफसर बैठे, आयोग के सदस्य बैठे, मैं बैठा और एक नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, इनमें कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, रात भर में जाग के साइंटिफिक तरीके से पूरा तय किया और रात में ही विमान उड़ के दिल्ली गया। आयोग के सदस्यों को लेके, तथ्यों को लेके मैं बैठा रहा और मैंने कहा ये तर्क और तथ्य देना। हमारे तर्क और तथ्य इतने सटीक थे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मध्य प्रदेश में जो ओबीसी कमीशन ने रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से इन्हें बहुत अच्छा काम किया है, आरक्षण के साथ चुनाव होगा ओबीसी के और 35% तक आरक्षण ओबीसी को मिला। और मैं सच बताता हूं, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था जिस दिन कोर्ट का ये फैसला आया। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे चिड़िया की आंख अर्जुन देखता था, पेड़ नहीं, डाल नहीं, पत्ते नहीं, फूल नहीं, फल नहीं, केवल चिड़िया की आंख मुझे दिखाई देता था ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और गोपीनाथ जी मुंडे को प्रणाम करता हूं, आज यहां बता रहा हूं, आशीर्वाद से अपने नेताओं के और तथ्य और तर्क के साथ बात रखने के कारण हम विजयी हुए। और अब मध्य प्रदेश में फॉर्म भरे जा रहे हैं पंचायत के, अभी चुनाव होने, उसके बाद नगरीय चुनाव होने, 11 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। ओबीसी के आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। अब करना होता तो तड़प ऐसी होती है। आप सब सवेरे से बैठे, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं एक बार फिर अपने भाई, अपने नेता गोपीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और गोपीनाथ जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं जहां भी हो वह सुनाना चाहता हूं, ये जनता आपसे प्यार करती है, ये कार्यकर्ता आपसे प्यार करते हैं और आपके यश कीर्ति की गाथा को आगे बढ़ाने का संकल्प आपकी इन तीनों बेटियों ने लिया है, तीनों बेटियों ने लिया है। और ये आपके काम को भी आगे बढ़ाएंगे, ये आपके नाम को भी आगे बढ़ाएंगे, ये आपके मान को भी आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए जहां हो वहां से हम पे आशीर्वाद की वर्षा करते रहना।
आशीर्वाद की वर्षा करते रहना। बेटियों, ये गोपीनाथ गढ़ बना के तुमने अनोखा काम किया है बिना सरकार की सहायता के। ये बेटियों का अपने पिता के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव है, और ये श्रद्धा और समर्पण का भाव पंकजा, प्रीतम और यशा ये दुनिया के लिए उदाहरण बन जाएगा। तो कि बेटियां हो तो ऐसी हो। मैं इन बेटियों का अभिनंदन करता हूं और आपसे भी प्रार्थना है, आपकी नेता तो है ही, इनको भरपूर आशीर्वाद देते रहना। आज मैंने मर्यादा का थोड़ा उल्लंघन किया क्योंकि पंकजा हमारी नेता है, लेकिन आज बेटी ही शब्द मेरे मुंह से निकल रहा है। मेरी तरफ से भी आशीर्वाद आप लोगों को। खूब पिताजी के काम को आगे बढ़ाओ और गोपीनाथ जी के अधूरे मिशन को पूरा करके दिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे मुंडे साहब, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे मुंडे साहेब, अमर रहे। भारत माता की जय। धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।